हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े बेहतरीन ढंग से अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई होनी भी चाहिए बेटा, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ गए हैं। और जब भी किसी भी योद्धा के लिए जब उसको लगता है कि अब मुझे रण क्षेत्र में उतरना है, तो वो अपने सभी हथियारों को तेज कर लेता है, धार को तेज कर लेता है और अपनी पढ़ाई, जैसे आपके आपके हथियार क्या है, आपकी पढ़ाई है, उसको आपको उस सीमा तक लेकर जाना है कि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करने बैठे तो आपके उसके आंसर एक बार में आ जाने चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको पढ़ाई का स्तर उस तरीके से बढ़ाना है। सबसे एक बड़ी बात बताना चाहूंगा, प्रैक्टिकल की हम तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिकल की डेट भी आ चुकी है। और आपके स्कूल में अभी आप आज तो अवकाश पे होंगे या आज स्कूल होंगे आप, आज आपके एग्जामिनर भी लगा दिए गए हैं कि कौन एग्जामिनर आपके आएंगे। तो इसका मतलब है कि जनवरी के अंत तक या उससे पहले तक आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी यात्रा में हम आज एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ नंबर 3 आंकड़ों का आलेखी निरूपण। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है मुझे कि सर आपने पहले पाठ में तो हमको आंकड़े बताए थे कि आंकड़े क्या होते हैं, समझ रहे हैं आप। आंकड़ों की परिभाषा बताई थी, आंकड़ों के स्रोत बताए थे कि भाई आंकड़े कहां से ले जाते हैं, प्राथमिक द्वितीयक स्रोत। ये हम सब में बात की थी कि सर आंकड़े प्राथमिक स्रोत से लिए जाते हैं और एक द्वितीयक स्रोत से लिए जाते हैं। सर दूसरा पार्ट जो आपने पढ़ाया वो था आंकड़ों का प्रक्रमण। आंकड़ों का प्रक्रमण, मेरी कोशिश यही रहेगी बेटा कि आपको किताब में सब कुछ दे रखा है, लेकिन उसको सरल रूप में आपको कैसे मैं दे सकूं, ये मेरी जिम्मेदारी, ये मेरा दायित्व है। तो आंकड़ों का प्रक्रमण यानी डाटा प्रोसेसिंग। जो आंकड़े आपको प्राप्त हो गए, जो गणितीय तथ्य आपको प्राप्त हो गए, उन्हें गणितीय संक्रियाओं के साथ में, यानी उनको आपने किया था केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में माध्य के साथ में या माध्यिका के साथ में या फिर बहुलक के साथ में सामने वाले के पास रखना, जिससे उससे वो अपनी सूचनाएं ग्रहण कर सके। यानी आंकड़ों का प्रक्रमण था, इसको डाटा प्रोसेसिंग भी कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का मतलब कि आपने जो आंकड़े प्रस्तुत हुए उसका जो वर्गीकरण किया, उसके पश्चात में आपने माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक, विचलन, जो हमने अभी हमारे कोर्स में नहीं है, उनके द्वारा हमने इसको पढ़ लिया। लेकिन परेशानी क्या आती है बेटा, आप इस बात को समझना। परेशानी ये आती है कि जो सामान्य जो पुरुष होता है ना, सामान्य एक व्यक्ति होता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको अर्थशास्त्र से मतलब नहीं है, समझ रहे हैं आप, जिसको अर्थशास्त्र से मतलब नहीं है, वो इनके द्वारा यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक, यानी ये गणितीय जो आंकड़े हैं, गणितीय आंकड़ों के द्वारा उसको अगर सूचनाएं निकालनी है तो उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको परिश्रम करना पड़ेगा, उसको गणितीय सूत्र आने चाहिए। तो यहां पर समस्या रहती है। तो थोड़े से ये आंकड़े क्या होते हैं, बोझिल भी लगते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर रस भी नहीं आता है, थोड़ा सा ये पढ़ने के अंदर क्या लगता है, इनको आप जब पढ़ेंगे, इन आंकड़ों को, गणितीय आंकड़ों को लेंगे तो वो थोड़े पढ़ने में मुश्किल भी आती है। तो किया क्या गया है, ये किया गया कि जो ये गणितीय आंकड़े हैं, गणितीय जो भी आंकड़े हैं, इनको सरल और सहज रूप के अंदर हम प्राप्त कर सकें, इसलिए हमने कुछ दृश्यमान विधियों को अपनाया है। यानी गणितीय आंकड़ों को दृश्यमान विधि, अब ये कौन सी बात करेंगे हम, दृश्यमान विधियों के द्वारा प्रदर्शित करना, जिससे ये आंकड़े क्या हो जाए, सरल हो जाएं, सहज हो जाएं, या फिर हम कहें बोधगम्य हो जाएं, या हम कहें आकर्षक हो जाएं। तो ये जो निरूपण होता है ना बेटा, ये जो निरूपण होता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, आंकड़ों का आलेखी निरूपण कहते हैं। आंकड़ों का आलेखी निरूपण कहते हैं, आलेखी निरूपण कहते हैं। मैं इसको आपको एक छोटी चीज और समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने दे रखा है कि भैया प्राप्तांक कितने थे, ठीक है, और ये आपके पास में विद्यार्थियों की संख्या थी, और ये कह दिया कि 10 नंबर आए 5 बच्चों के, 5 नंबर आए 7 बच्चों के, और 15 नंबर आए 4 बच्चों के, इस तरीके से आए। और एक आपको इस तरीके से डायग्राम दे दिया जाए, उसमें दे दिया कि यहाँ प्राप्तांक है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ पर इसकी आवर्ती है, और इस तरीके से दे दिया जाए कि भैया ये इतने बच्चों के हैं, ये इतने बच्चों के हैं, ये इतने बच्चों के हैं। तो एक जो सामान्य व्यक्ति है वो भी समझ जाएगा कि हाँ सर, ये इतने मार्क्स, वो इतने बच्चों के हैं, ये इतने। तो ये चित्रात्मक विधि है, एक चित्रात्मक विधि, चित्र के द्वारा प्रदर्शन है। तो आंकड़ों का आलेखी निरूपण क्या हो गया कि जो गणितीय आंकड़े थे, यानी ये उनका दृश्यमान विधियों के द्वारा प्रदर्शित करना, निरूपण करना, जिससे सरल हो जाए, सहज हो जाए, बोधगम्य हो जाए और आकर्षक हो जाए, उसे हम आंकड़ों का आलेखी निरूपण कहते हैं। क्लियर हो गया आपके पास में?
चलिए सर, और बताइए सर। मैंने कहा आपको दृश्यमान विधियों के द्वारा, तो दृश्यमान जो विधि है, जो दृश्यमान विधि है वो आपके पास में यहां पर चार हैं। एक तो है आरेख, जिसको हम डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। एक है आपके पास में आलेख, जिसको आप ग्राफ कहते हैं। एक है आपके पास में जो मानचित्र होते हैं, जैसे बिंदु के मानचित्र होते हैं, जो विशेष जो मानचित्र होते हैं वो। एक होता है मानारेख। हम सबकी बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये दृश्यमान विधियों में आंकड़ों को प्रदर्शित करने की एक विधि है। तो आप भी समझ चुके हैं कि आंकड़ों का प्रक्रमण तो सिर्फ गणितीय रूप था, और आंकड़ों का आलेखी निरूपण ऐसा था कि जिसके हम दृश्यमान विधियों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, है ना, रंग जो कलरफुल चित्र होते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई नक्शा आप कोई पढ़ रहे हैं कि भाई राजस्थान के अंदर इतना जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व इतना है, और एक आप डायग्राम के अंदर पढ़ रहे हैं या फिर एक मानचित्र में पढ़ रहे हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो चित्रात्मक विधियों के द्वारा प्रदर्शित करना, जिससे एक सामान्य व्यक्ति भी बिल्कुल आराम से वहां से सूचना इकट्ठी कर सके, उसे हम कहते हैं आंकड़ों का आलेखी निरूपण। अब एक चीज और आती है बेटा, जो मैं आपको बताना यहां पर जरूरी समझता हूं। यहां पर एक प्रश्न आता है, आपकी बुक में तो नहीं दे रखा, लेकिन दिमाग में आना चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं और मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तब तो आना चाहिए कि सर आरेख और आलेख में क्या अंतर होता है। सर आरेख भी जैसा लग रहा है, आलेख भी नहीं, कुछ अंतर है। देखिए आरेख, जिसको हम डायग्राम कहते हैं, और इसको हम ग्राफ कहते हैं, तो इसमें अंतर क्या है आपको पता लग जाएगा। देखिए आरेख के अंदर जो भी आंकड़े होते हैं ना बेटा, जो भी आंकड़े होते हैं, इसके लिए कोई मापनी नहीं होती है। यानी इनको आप किसी जैसे मान लीजिए ब्लॉक के द्वारा, या हम यूं कहें कि किसी रेखाओं के द्वारा या कोई सेक्टर जो होते हैं उनके द्वारा, है ना, या ब्लॉक के द्वारा हम इसको प्रदर्शित कर दें, तो उसे हम आरेख कहते हैं। यानी डायग्राम बना दिया हमने, समझ रहे हैं आप। तो आरेख के अंदर क्या होता है कि जिसमें हम रेखाओं के द्वारा, ब्लॉक के माध्यम से, बिना कोई ज्यादा मापनी नहीं है, हमने उसको हिसाब से प्रदर्शित कर दिया, चित्रों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, उसको हम आरेख कहते हैं, डायग्राम खींच दिया। लेकिन आलेख का मतलब क्या होता है कि जो आप एक्स और वाई बार बार पढ़ रहे हैं ना, तो इन निर्देशांक में, यानी निर्देशांक तल में निश्चित बिंदुओं को मतलब आपने मान लीजिए ये बिंदु ले लिया, आपने मान लीजिए ये बिंदु ले लिया, तो निश्चित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या बनाती है, आलेख बनाती है। समझ गए आप कि आलेख तो क्या होता है कि निर्देशांक तल होता है, एक्स वाई जेड होता है, उसमें निश्चित बिंदु होते हैं, उनको आप मिलाएंगे तो वो आलेख बन जाएगा। लेकिन आलेख क्या होता है, एक डायग्राम बना दिया आपने, कच्चा चित्र बना दिया, रेखाओं के द्वारा, सेक्टर के द्वारा, ब्लॉक के द्वारा, वो डायग्राम हो जाता है आपके अंदर, मापनी यहां पर निश्चित होती है। ठीक है, तो ये आपके पास में आरेख और आलेख के अंदर आ गया। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए सर, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये जो आरेख है, हम ये पढ़े, चाहे आरेख की बात करते हैं, चाहे हम आलेख की बात करते हैं, है ना, इसमें क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए आपकी, है ना, इसमें जो इसकी विशेषताएं क्या होती है। आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि विशेषताएं क्या होती है, या ये आ जाए इनको बनाते वक्त क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, तो मैं वो बात बताता हूं। बिल्कुल सिंपल बातें हैं, 11वीं में आपने पढ़ भी रखी है अभी। पहली चीज ये होती है कि जो भी आपके आंकड़े हैं ना बेटा, उन आंकड़ों की स्थिति के अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार आपको निश्चित एक आलेख का चयन करना होगा, निश्चित आलेख का चयन करना होगा। मतलब आपको दंड आरेख बनाना है इस तरीके से, या फिर आपको वर्त आरेख बनाना है, या पिरामिड आरेख बनाना है, वो सब किससे चयन करना पड़ेगा, आंकड़ों की प्रकृति के अनुसार। तो पहला होता है काम कि आप निश्चित आलेख का चयन करते हैं, निश्चित आलेख का चयन करते हैं। दूसरा क्या होता है कि आंकड़ों का जो प्रसार होता है ना बेटा, आंकड़ों का प्रसार होता है, यानी न्यूनतम मान क्या है, अधिकतम मान क्या है, तो आंकड़ों का जो प्रसार होगा उसके हिसाब से आप मापनी का चयन करेंगे। बिना मापनी के सब बेकार है। आप आलेख बनाएंगे तो आपको निर्देशांक ज्योमेट्री के हिसाब से बनाना पड़ेगा। आप डायग्राम भी बनाते हैं तो मापनी तो लेंगे आप कि उस हिसाब से आपने एक पर्टिकुलर एक चीज बनाई है जो उससे मिलती जुलती है, तो डायग्राम भी ये होगा। तो ठीक है, तो आपने पहले क्या ले लिया, आपने निश्चित मापनी ले ली सर, आंकड़ों का आपने प्रसार ले लिया, और आपने आंकड़ों के प्रसार के मापनी ले ली, और एक आपने आलेख का चयन कर लिया। तीसरा क्या होता है, तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है इसमें होती है अभिकल्पना। आपको कल्पना किताब में दे रखा है, आपके अभिकल्पना शब्द दे रखा है। इस अभिकल्पना में एक आता है शीर्षक।
यानी आप जो भी आलेख बनाएंगे या जो भी मानचित्र बना रहे हैं उसका निश्चित शीर्षक होना चाहिए बेटा। जैसे आप बोलेंगे राजस्थान की मिट्टियां, राजस्थान की जलवायु, हाँ, या फिर जयपुर की जनसंख्या के आंकड़े, तो निश्चित शीर्षक होना चाहिए जो स्पष्ट होना चाहिए, जो स्पष्ट होना चाहिए और सरल होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इसकी खास बात, राइट हैंड साइड में आप ऊपर देखेंगे तो यहां पर दिशा का ज्ञान भी होना चाहिए, यानी जो दिशा होनी चाहिए, मानचित्र पता होनी चाहिए। खासकर इसमें उत्तर दिशा दिखाई जाती है, आपने देखा होगा, नॉर्थ होता है इस तरीके से, तो आपके पास में दिशा भी होनी चाहिए। ये सब क्या है, आरेख हो, आलेख हो या मानचित्र हो, उसकी विशेषताएं हैं या उसको बनाते समय ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो पहला, मापनी या आलेख का चयन होना चाहिए। दूसरा, मापनी का चयन होना चाहिए। तीसरा, अभिकल्पना में शीर्षक, दिशा, और एक होता है इसमें संकेत। संकेत यानी आपको संकेत भी लिखने चाहिए, चाहे वो इस नीचे की तरफ हो, दाईं ओर, चाहे बाईं ओर, किधर भी हो, दाईं और बाईं तरफ कहीं भी हो। संकेत में आपने कौन से रंग का चयन कर रखा है, आपने किन प्रकार के चिन्हों का प्रयोग कर रखा है। जैसे आपने मानचित्र देखा होगा बेटा कि हम नीले रंग का चयन करते हैं तो हम बताते हैं ये सागर है ना। अगर हम थोड़ा सा गहरे नीले का करते हैं तो ये गहराई ज्यादा हो गई। हरे रंग का करते हैं तो ये एक मैदान हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चयन करना होगा। तो आरेख और आलेख की विशेषता हो गई, पहले तो इसके आलेख का चयन होना चाहिए आंकड़ों के हिसाब से, फिर मापनी का चयन होना चाहिए, फिर शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए, दिशा का ज्ञान होना चाहिए और फिर संकेत होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आलेख या आरेख की विशेषता होगी। अच्छा, इससे लाभ क्या है, आलेख जो बनाते हैं हम, उससे लाभ क्या है ये हम देखते हैं। आलेख से लाभ क्या है, मैंने आपको बताया था कि गणितीय संख्याओं में समस्या थी कि सामान्य आदमी समझ नहीं पा रहा था, है ना। तो इससे क्या होते हैं, आंकड़े क्या होते हैं बेटा, सरल, सहज और बोधगम्य हो जाते हैं। बोधगम्य हो जाते हैं, पहली बात तो। दूसरा, इसके द्वारा क्या होता है कि आंकड़ों की जो निरस्ता होती है, आंकड़े जो पढ़ते हैं उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, थोड़ी सी रुचि कम हो जाती है, तो चित्रों के कारण थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो आंकड़ों की निरस्ता होती है ना, वो कम हो जाती है। चलो बस अच्छी बात बताइए सर आपने। अच्छा, आंकड़ों या आलेख से लाभ है, लाभ की बात हो रही है। आलेख भी आ सकता है, आरेख भी आ सकता है, कुछ भी दे सकता है आपको, है ना। अच्छा, और क्या होता है, निरस्ता के साथ में क्या होता है, आंकड़े क्या हो जाते हैं, आकर्षक हो जाते हैं, प्रभावशाली दिखते हैं। आकर्षक व प्रभावशाली हो जाते हैं, प्रभावशाली हो जाते हैं। ओके जी सर। जब आपने कभी दंड आरेख देखा होगा तो देखते आप क्या तुलना कर सकते हैं। जैसे आपको दंड आरेख देखा, आपने देखा कि 2001 के अंदर इतना ग्राफ है, 2001 मतलब एक ही आ गया, 2 में इतना ग्राफ है, 3 में इतना, तो आप तुरंत तुलना कर लेंगे कि हाँ भाई ये इतना है, ये इतना है। तो यानी तुलनात्मक, यानी आप तुलना कर सकते हैं, यानी तुलनात्मक जो विश्लेषण होता है वो आसान हो जाता है। तुलनात्मक विश्लेषण आसान हो जाता है किसके द्वारा, आलेख के द्वारा। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट यह है कि इसके द्वारा आप पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। आंकड़ों को देखकर आप पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। तो ये सामान्य सी चीज होगी आलेख से लाभ। रटना नहीं है बेटा, आसान है। आप इसको देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सर आलेख की बात है, मानचित्र को देख लीजिए। मानचित्र में एक शीर्षक होता है, यहां पर दिशा का ज्ञान होता है, इधर संकेत लिखा होता है, एक मापनी होती है, तो वो सब चीजें तो लिखाई है मैंने आपको, है ना। तो वो चीजें सब आ गई इसमें। अच्छा, एक चीज और लिख सकते हैं इसमें कि आलेख के अंदर चूंकि चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन होता है, तो उससे सामने वाला अधिक समय तक उसको याद कर सकता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, माफ कीजिएगा, चित्रात्मक प्रदर्शन होता है, चित्रात्मक प्रदर्शन होता है। ठीक है। अच्छा, आपने सर आलेख की विशेषता बता दी, आलेख आरेख को बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो आपने बता दिया, है ना। उसकी क्या नियम है वो आपने बता दिए हैं, इसके अलावा लाभ भी बता दिए हैं आपने। अच्छा, अब ये बताइए सर आलेख कितने प्रकार के होते हैं, आलेख जो बनाते हैं तो आलेखों के प्रकार बताएं आप। तो लीजिए, आलेख के प्रकार ले लेते हैं हम यहां से, आलेख के प्रकार लीजिए। देखिए बेटा, आलेख के प्रकार को अगर आप थोड़ा सा मैं बताना चाहूं तो आप एक बार ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर कभी आपने ये दंडारेख देखा है तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने यहां पर प्राप्तांक ले लिए, विषय के ले लिए, जैसे भूगोल के ले लिए, सपोज कीजिए, इधर आपने राजनीतिक विज्ञान के ले लिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा यहां प्राप्तांक होते हैं, यहां विषय है 10 है, 20 है, 30 है, तो इनकी मोटाई क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। और जैसे मान लीजिए भूगोल में इतने नंबर आ रहे हैं तो इसकी ऊंचाई इतनी हो जाएगी। राजनीतिक विज्ञान में क्या हो जाएगा,
यहां पर थोड़े से नंबर इतने हैं तो इतनी हो जाएगी। मान लीजिए और कोई विषय इतिहास है तो उसकी लंबाई इतनी हो जाएगी। यानी इसका जो प्रसार हो रहा है एक तरफ ही हो रहा है, आप ध्यान रखना। मतलब ये मोटाई तो सेम है, ये मोटाई तो सेम है, अगर आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं तो इसका प्रसार कहां हो रहा है, ऊंचाई, यानी इसकी ये चीजें चेंज हो रही है, कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई इतना हो जाएगा। यानी आलेखों का जो बनाते हैं ना वो 3 प्रकार से हो सकता है सर। क्या 3 प्रकार हो सकते हैं सर? या तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं, है ना, हम इसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लंबाई जैसे मान लीजिए, या फिर इसकी यूं बढ़ जाएगी या फिर इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, यानी एक तरह से बढ़ेगी इसमें, ठीक है, एक तरफ प्रसार होगा। या तो आरेख ऐसे बनेगा, या हम यूं भी तो बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यूं भी तो बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं कि ये तो सेम हो गया और ये प्रसार हो रहा है। दूसरा हो सकता है कि इसमें दो जगह हो जाए कि लंबाई तो बढ़ी रही है, साथ में इसकी चौड़ाई भी बढ़ने लग जाए, मोटाई भी बढ़ने लग जाए। और तीसरे में क्या होगा कि लंबाई भी बढ़ेगी, ऊंचाई भी बढ़ेगी और साथ में इसकी चौड़ाई भी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है ना, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई मोटाई भी बढ़ने लग जाएगी। यानी आलेख का प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर उसका प्रसार एक दिशा में होगा तो क्या होगा, 2 दिशा में होगा तो क्या होगा, 3 दिशा में होगा तो क्या होगा, ये समझिए आप। तो मैं इसको यहां बताना चाहूंगा आपको आलेखों का प्रकार। आलेखों का प्रकार अगर एक दिशा में होता है तो उसे बोलते हैं एक विमीय आरेख। एक विमीय आरेख, आप विज्ञान के विद्यार्थी भी रहे होंगे, 10वीं तक पढ़ी है। एक विमा का मतलब होता है एक तरफ प्रसार होना, या तो लंबाई हो जाएगी या ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, तो इनको हम एक विमीय आरेख कहते हैं। दूसरा होता है कि अगर उसमें 2 दिशाओं में प्रसार हो रहा हो, इसमें तो एक दिशा में प्रसार होता है, एक दिशा में प्रसार होता है। अगर 2 दिशा में प्रसार हो रहा हो तो उसको बोलते हैं द्विविमीय आरेख। क्या कहते हैं, द्विविमीय आरेख कहते हैं। और अगर मान लीजिए उसका प्रसार 3 दिशाओं में हो रहा हो, 3 दिशा हो सकती है, कमरे की दिशा देख लीजिए आप, ये तो लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई, तो ये आयतन आ गया एक तरीके से, इसको हम कह सकते हैं कि ये आयतन आ गया है, ये आयतन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये क्या आ गया, आयतन आ गया है ना। तो 3 दिशा में हो जाएगा तो त्रिविमीय आरेख। तो आपको नोट्स में क्या लिखना है, आलेख जो होते हैं वो दिशा के आधार पर या दिशा के प्रसार के आधार पर 3 होते हैं। एक विमीय आरेख जिसमें एक दिशा में प्रसार होता है, लंबाई हो गई आपकी, ऊंचाई हो गई। आपका द्विविमीय आरेख जिसमें 2 दिशा में प्रसार होता है, 2 दिशा में प्रसार होता है, और इसमें 3 दिशा में प्रसार होता है, ठीक है, ओके जी। अब इनके उदाहरण लीजिए। एक विमीय आरेख के उदाहरण होते हैं कि मान लीजिए कोई रेखा आरेख है, जैसे एक रेखा आरेख होता है, रेखा एक तरफ चलती है। दंड आरेख जो होते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, दंड आरेख होते हैं, ठीक है। एक होता है पिरामिड आरेख होता है। एक जैसे आपकी किताब में भी दे रखा था पहले, अभी भी दे रखा है, जल बजट होता है, वो भी इसका उदाहरण है। एक होता है वृक्षा परिप्रेक्षण, ये आरेख भी होता है। यानी आपसे पूछे, ये क्वेश्चन में असता है कि दंड आरेख कौन सा आरेख है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, तो आपको बताना एक विमीय। जल बजट कौन सा आरेख है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, तो ये कौन सा, एक विमीय। तो देखिए दंड आरेख भी होता है, बट कई 3 प्रकार के होते हैं आपके पास में जो हम पढ़ेंगे। एक तो होता है सरल दंड आरेख, एक होता है बहुदंड आरेख, और एक होता है मिश्रित दंड आरेख। ओके जी, ये हम पढ़ लेंगे। अच्छा, द्विविमीय आरेख क्या होता है, जिसमें मैंने बताया था आपको, 2 दिशाओं में आगे बढ़ रहा है ना, या तो लंबाई चौड़ाई हो जाएगी साथ में, यानी लंबाई तो चल रही है, चौड़ाई भी आ गई उसके साथ में। तो ये होते हैं या तो आयताकार, तो आयत आप बनाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें लंबाई भी होती है चौड़ाई भी होती है। एक होता है वर्गाकार, ये भी द्विविमीय आरेख है। और एक होता है चक्रीय, या फिर इसको बोलते हैं वर्ताकार, ठीक है। वर्त हमेशा द्विविमीय में होता है ना, द्विविमीय के अंदर। लेकिन एक त्रिविमीय होता है जिसमें आपकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी है या गहराई भी है, यानी एक तरीके से आयतन वहां पर आ गया है। क्या आ गया है, आयतन वहां पर आ गया है। तो इसको बोलते हैं हम, जैसे गोलीय, गोल आपने गेंद देखी होगी, गोल गेंद तो आपके पास इस तरीके से होगी, और वृत्त कैसे होगा, वृत्त चिपका होगा, लंबाई और चौड़ाई के एक धरातल पर होगा, तो गोलीय आरेख इसमें आ जाएंगे। घनाभ इसमें आ जाएगा, तारा आरेख इसमें आ जाएगा, या फिर ब्लॉक पुंज आरेख इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे बेटा जी, आपका क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि आलेख के प्रकार बता दीजिए, तो आप बताएंगे कि विमा के आधार पे होते हैं, एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख, त्रिविमीय आरेख। क्वेश्चन ये भी आता है कि तारा आरेख किस प्रकार का है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, या फिर आपके पास आ जाए चक्रीय वर्ताकार जो आरेख होता है, वर्ताकार जो आरेख होता है वो कौन सा है, तो वो भी आप बताएंगे द्विविमीय आरेख। अब एक क्वेश्चन मैं बन रहा हूं कि सर क्या हमको इतने सारे पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ने पड़ेंगे। आपको क्या पढ़ना है इसमें देख लीजिए, आपको एक तो रेखा आरेख पढ़ना है जिसमें रेखा और बहुरेखा, एक दंड आरेख पढ़ना है जिसमें सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख। ये आपको नहीं पढ़ने हैं, केवल ध्यान रखने हैं आपको। द्विविमीय आरेख में
आयताकार वर्गाकार नहीं पढ़ना है आपको, आपको चक्रीय या फिर चक्रीय जिसको वर्ताकार आरेख भी कहते हैं माफ कीजिएगा, चक्रीय या वर्ताकार आरेख भी कहते हैं, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और त्रिविमीय आरेख में से आपको कोई सा भी नहीं पढ़ना है। तो यानी ज्यादा कुछ नहीं है, एक विमीय आरेख में दंड आरेख पढ़ेंगे और द्विविमीय आरेख में चक्रीय आरेख पढ़ेंगे, और एक रेखा आरेख तो बिल्कुल आसान होता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हमने क्या पढ़ लिया सर? आज हमने इस पाठ की आत्मा पढ़ी है बेटा। आपने क्या पढ़ा है देख लीजिए। अरे भाई कहां जा रहे हो? आपने क्या पढ़ा है देखिए। आज आपने सबसे पहले ये देखा कि सर आंकड़ों का आलेखी निरूपण क्या होता है, ठीक है। आंकड़ों का जो आलेखी निरूपण क्या होता है मैंने वो बता दिया आपको, कि गणितीय जो आंकड़े होते हैं उनको किस प्रकार से दर्शाना, चित्रात्मक रूप में दर्शाना, जिससे सामने वाला उसको सरलता के साथ, सहजता के साथ समझ जाए। फिर आलेख या आरेख के नियम क्या होते हैं वो बता दिए मैंने, कि निश्चित आलेख को चुनना होता है, मापनी होती है, दिशा होती है, संकेत होते हैं। आरेख और आलेख में अंतर बता दिया कि आलेख क्या होता है, निर्देशांक के हिसाब से एक निर्देशांक पर निश्चित बिंदु को मिलाने वाला एक रेखा चित्र होता है, जबकि आरेख डायग्राम से स्पष्ट है आपको कि डायग्राम होता है, इसमें रेखाएं होती है, सेक्टर होते हैं, है ना, आपके पास में ब्लॉक होते हैं, ठीक है। आगे हमने क्या पढ़ा कि आलेख से लाभ क्या है, ये आपने सारे पढ़ लिए। आलेख से लाभ क्या है वो पढ़ लिए, और फिर आपने अंत में पढ़ लिया आलेख का प्रकार, आपने पढ़ लिया है कि आलेख के प्रकार क्या होते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना बेटा, उसमें हम पूरे मापनी के साथ में, सब चिन्हों के साथ में आप डायग्राम्स को पढ़ेंगे, सॉरी ग्राफ को पढ़ेंगे। इसमें आपके पास में दंड आरेख आएगा, आपके पास वर्त आरेख आएगा, और सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में भी आएगी, पसंद भी आएगी। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ में। आप भी अपना विश्वास बनाए रखें, और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल के साथ में थ्योरी बुक को भी पढ़ लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन वाइवा के होते हैं ना बेटा, वो थ्योरी बुक में से भी आते हैं। तो पूरी तैयारी कर लीजिए भूगोल की, और बस यहीं पढ़ते रहिए, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।